In this video, we will understand what are halolcanes and how they form. What are halolcanes? Halolcanes are the chemical compound which form by replacing hydrogen from alkane. To understand how halolcanes form, let's first learn some basics. In halolcanes, there are two basic molecules which react each other to form halolcanes. First is alkane, and second is halogen. Alkanes are the hydrocarbons in which hydrogen bonded with carbon by single covalent bond. For example, methane, ethane, and propane. Halogen. Halogen are the highly electronegative element. They are always found in form of diatomic molecules. For example, fluorine, chlorine, and bromine. Now let's understand the mechanism. In first step, fluorine will break down to form free radical. Then, out of the free radical of fluorine, one free radical attack on one of the hydrogen of methane. As we know, fluorine is highly electronegative element, so it break carbon-hydrogen bond easily and take the place of hydrogen. After separation from carbon, hydrogen bonded with other fluorine free radical. Hybridization of carbon. Hybridization. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में केमिकल मिक्सिंग करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए s ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल आपस में केमिकल मिक्सिंग करके कुछ इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में केमिकल मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग से पहले इन ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है। चलिए अब समझते हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी: 1s2, 2s2 और 2p2। जब किसी ऑर्बिट के सभी ऑर्बिटल कंप्लीटली पेयर्ड हो या कंप्लीटली अनपेयर्ड हो, तो उस केस में एटम ज्यादा स्टेबल होता है और कार्बन भी स्टेबल होने के लिए अपने 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करवाता है और स्टेबल हो जाता है। ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने के बाद आपस में केमिकल मिक्सिंग करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुए हैं। इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद
जब भी कोई एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बनती है और उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं और हर बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। हम समझेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो एटम या ग्रुप जो आपस में बॉन्डेड ना हो और कुछ डिस्टेंस पे हो, तब वो एटम या ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी रिपल्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जिन मोलेक्यूल्स में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो मोलेक्यूल कम स्टेबल होते हैं। जैसे सिस-ब्यूटूइन और ट्रांस-ब्यूटूइन, ये दोनों मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सिस-ब्यूटूइन मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप सेम साइड अरेंज हैं और उनके बीच डिस्टेंस भी कम है। इसे हम क्राउडिंग कहते हैं। इस क्राउडिंग की वजह से उनके बीच रिपल्शन होता है जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये मॉलिक्यूल कम स्टेबल होता है। वहीं दूसरी ओर ट्रांस-ब्यूटूइन मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड अरेंज है और उनके बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा है। इस वजह से उनके बीच रिपल्शन नहीं होता और ट्रांस-ब्यूटूइन मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने के कारण ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस किसी मॉलिक्यूल में एटम या ग्रुप का साइज इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है, जैसे ब्रोमोमीथेन। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो इसमें थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली, अगर हम फिर से एक और हाइड्रोजन एटम को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस इसी तरह बढ़ता रहेगा जैसे जैसे एटम या ग्रुप इंक्रीज होते रहेंगे। हम समझेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स वो केमिकल स्पीशीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या मोलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। फ्री रेडिकल SO3, BF3, AlCl3, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कुछ केमिकल स्पीशीज ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते, जैसे NH पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स वो केमिकल स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इन्हें न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज होते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव, ये सब नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं। H2O, NH3, अल्काइल अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, मान लीजिए कि एक कार्बन की चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हैं।
अब इसी कार्बन चेन की एंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X आकर जुड़ता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम भी कहते हैं। एटम जुड़ने के बाद कार्बन X बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एटम X की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा होने पर X एटम पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और कार्बन चेन की फर्स्ट कार्बन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब जो चार्ज फर्स्ट कार्बन पर क्रिएट हुआ है वो C1C2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और C2 कार्बन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। हालांकि ये चार्ज C1 से और भी कम होता है। सिमिलरली C3 पर भी स्मॉल चार्ज क्रिएट होता है जो C2 से भी छोटा होता है। थर्ड कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होते और फोर्थ कार्बन या उससे आगे के कार्बन पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम से डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है और ये थर्ड कार्बन से आगे के एटम को अफेक्ट नहीं कर पाता। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम की वजह से कार्बन चेन में चार्ज क्रिएट हुआ है, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या ग्रुप अटैच है तो वो इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या ग्रुप जैसे हाइड्रोजन CH3, CH3CH2, अगर कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या ग्रुप अटैच है तो वो इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम या ग्रुप जैसे NO2, साइनाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन। हम समझेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसमें हम एटम सिंबल के साथ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड को शो करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करने पर हमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का यूज करके उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए यह पाया गया कि मॉलिक्यूल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अपनी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो फेनोमिना जिसमें कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए उसे रेजोनेंस कहते हैं। इन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन एटम की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है। आइए अब हम रेजोनेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक CO2 मॉलिक्यूल है जिसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन एटम से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड हैं। लेकिन राइट वाले ऑक्सीजन पे 3 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर हम राइट वाले ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कार्बन एटम पे शिफ्ट करें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। साथ ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने पर
लिफ्ट ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा और उस पे एक और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बढ़ जाएगा और इस तरह एक डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर बनता है जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों स्ट्रक्चर को सेपरेट शो करने के लिए हम डबल हेड एरो का यूज करते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3 एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जबकि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे एटम या फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिमेशन में हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है। इस कंपाउंड में 3 मिथाइल और 1 क्लोरीन कार्बन से जुड़े हैं। इस कंपाउंड का रिएक्शन H2O से करवाया जाता है। रिएक्शन में हम देखते हैं कि H2O कंपाउंड पे अटैक करता है और क्लोरीन को रिप्लेस करके कार्बन से बॉन्डिंग करता है। H2O कार्बन से जुड़ने के बाद अनस्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने के लिए एक हाइड्रोजन एटम लूज करता है और रिजल्टेंट कंपाउंड अल्कोहल बनता है। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, जिन्हें हम SN1 और SN2 के नाम से जानते हैं। यहाँ SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। अब आइए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है, जबकि SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। लेकिन दोनों रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सेम है। दोनों रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड कंपाउंड पे अटैक करता है और क्लोरीन को रिप्लेस करता है। देखने में दोनों रिएक्शन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर हम SN1 की बात करें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और SN2 की बात करें तो ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होता है। SN1 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड पे अटैक करता है
जिससे कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक होती है। इसके बाद क्लोरीन कार्बन से सेपरेट होता है और कार्बोकेटायन बनता है। SN1 रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्साइड कार्बोकेटायन से बॉन्डिंग करता है और फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। SN2 रिएक्शन में जब हाइड्रोक्साइड कंपाउंड पे अटैक करता है तब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसमें दोनों न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक साथ कार्बन से लिंक होते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड ब्रेक होती है और उसी टाइम पे कार्बन और हाइड्रोक्साइड की कंप्लीट बॉन्डिंग होती है। कहने का मतलब एक ही टाइम पे एक बॉन्ड ब्रेक होती है और दूसरी बॉन्ड लिंक होती है और इस तरह SN2 रिएक्शन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।